हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ना शुरू कर चुके थे और मराठा साम्राज्य में हमने सबसे पहले शिवाजी के बारे में पढ़ा। मैंने बताया था कि जैसे पूरा मराठा साम्राज्य में जो मुख्य रूप से जो लीडर बन के उभरे वो थे शिवाजी और उनके जो वंशज है कहा जाता है कि ये सिसोदिया वंश से संबंधित थे और 17वीं शताब्दी से इनका उदय शुरू हुआ था। शिवाजी के पिता शाहजी भोंसले पहले अहमदनगर के जागीरदार थे, बाद में बीजापुर में भी काम कर रहे थे। इनकी माता थी जीजाबाई। इनके गुरु में जो आध्यात्मिक गुरु थे इनका नाम था रामदास और इनके संरक्षक या इनको सैन्य शिक्षा देने वाले जो गुरु थे उनका नाम था दादा कोंडदेव। ठीक है, इसके बाद में हमने इनके दो पत्नियों के बारे में चर्चा किया था। एक था साईबाई और दूसरे का नाम है सायराबाई। ठीक है, इनके जो पुत्र हुए उनमें प्रमुख रूप से संभाजी और राजाराम मुख्य थे और इन्होंने औरंगज़ेब के जो एक सेना नायक थे कह सकते हैं राजा जयसिंह, इनके साथ पुरंदर की संधि किया था। ठीक है, ये कुछ प्रमुख बातें थी जिनको हम लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, इसमें से मैं आपको शिवाजी की फैमिली ट्री एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। शिवाजी, इनकी पत्नी कौन कौन थी? इनकी पत्नी में एक का नाम है साईबाई और दूसरे का नाम है सायराबाई। साईबाई और दूसरे का नाम है सोयराबाई। साईबाई से इनको जो पुत्र होता है इनका नाम है संभाजी। संभाजी की पत्नी है येशुबाई और इनसे जो पुत्र होता है इनका नाम है शाहूजी। सोयराबाई से इनको एक पुत्र होता है, इनका नाम है राजाराम। राजाराम की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है ताराबाई, दूसरे का नाम है राजसबाई। ताराबाई से इनका जो पुत्र है इनका नाम है शिवाजी द्वितीय और राजसबाई से इनको जो पुत्र है इनका नाम है संभाजी द्वितीय। ठीक है, शिवाजी, इनकी दो पत्नियां साईबाई सोयराबाई। साईबाई से इनको है संभाजी और सोयराबाई से इनको है राजाराम। संभाजी की पत्नी येशुबाई, इनसे जो पुत्र है इनका नाम है शाहूजी और राजाराम की पत्नी ताराबाई से इनको एक पुत्र है शिवाजी द्वितीय और राजसबाई से इनको एक पुत्र है संभाजी द्वितीय। ये शिवाजी की फैमिली ट्री हम लास्ट क्लास में देख चुके थे। इसके बाद में हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखा था अष्टप्रधान के बारे में। अष्टप्रधान क्या है? शिवाजी के जो मंत्री परिषद में जो प्रमुख मंत्री हैं, जो 8 प्रमुख मंत्री हैं, इनको सम्मिलित रूप से अष्टप्रधान कहा जाता था। इनमें कौन कौन थे? तो सबसे पहला जो शासन का प्रमुख था वो तो राजा था, उसके नीचे जो मंत्री थे उनमें सबसे प्रमुख मंत्री था पेशवा। पेशवा को प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री की जिम्मेदारी दी गई थी। ठीक है, वित्त संबंधी जिम्मेदारी भी इनके पास थी, साथ ही सैनिक संबंधी मामले भी इनको दिए गए थे। सैन्य मामलों का सर्वोच्च अधिकारी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पेशवा के पास में प्रधानमंत्री होने के नाते इनको वित्त मंत्री का वित्त संबंधी साथ ही सैन्य संबंधी जिम्मेदारी दी गई थी। दूसरा जो प्रमुख व्यक्ति था इसका नाम है मजूमदार। मजूमदार को राजस्व संबंधी मामले का राजस्व विभाग का प्रमुख बनाया गया है। सर्रे नौबत कौन थे? सेनापति थे। वाकिया नवीस, इनको गुप्तचर के रूप में देखा जाता है। उसके बाद है चिटनीस। राजा को जो भी संदेश पहुंचाने का काम है वो चिटनीस का होता था। नेक्स्ट है सुमंत या दबीर, विदेश संबंधी मामले देखता था। अगला है पंडित राव, ये धार्मिक मामलों के प्रमुख थे। और लास्ट हमने देखा था एक व्यक्ति न्यायाधीश जो है वो न्याय संबंधी कार्यों का प्रमुख होता था। ठीक है, एग्जाम में एक शब्द पूछा था बरीद जो है वो इन अष्टप्रधान में शामिल नहीं था। ठीक है,
नेक्स्ट हमने बात किया था राजस्व व्यवस्था के बारे में। राजस्व व्यवस्था में चौथ और सरदेशमुखी हमको पता है। चौथ 1/4 भाग होता था, सरदेशमुखी 1/10 भाग होता था। चौथ सुरक्षा के बदले लिया जाता था, लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, और सरदेशमुखी लिया जाता था क्योंकि मराठा जो थे वो मराठों को या शिवाजी को जो लोग अपना राजा समझते थे वो लोग स्वयं सरदेशमुखी देते थे। ठीक है, अपनी उपज का, अपनी आय का 1/10 भाग शिवाजी को दिया जाता था। ठीक है, तो ये थे राजस्व व्यवस्था में चौथ और सरदेशमुखी नाम के दो प्रमुख टैक्स। इसके बाद हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ना शुरू किया था, पेशवाओं का काल। पेशवा कौन कौन हुए थे इसके बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था, क्योंकि शिवाजी के बाद में जो राजा बने थे, सबसे पहले तो वैसे राजा राम को शासक बनाया गया था, लेकिन राजा राम उस समय अल्पवयस्क था और अपनी माता के संरक्षण में काम कर रहा था। ठीक है, सोयराबाई के संरक्षण में इसको राजा बनाया गया था, लेकिन बाद में संभाजी ने इसको पद से हटा करके स्वयं शासक बन गया, और संभाजी के बाद में फिर राजा राम राजा बनता है। ठीक है, तो पहला राजा बना संभाजी, उसके बाद में प्रमुख राजा है राजा राम। राजा राम के बाद में उसका पुत्र शिवाजी द्वितीय, और शिवाजी के बाद में इसका आपका संभाजी का पुत्र शाहू जी द्वितीय, ये राजा बनते हैं। शाहू जी ने ही क्या किया था, पेशवाओं को महत्वपूर्ण शक्तियाँ देना शुरू किया था, और इसी के बाद में पेशवा जो है वो सबसे शक्तिशाली हो गए थे। ठीक, शाहू जी के ही समय में एक व्यक्ति है बालाजी विश्वनाथ, इनको पेशवा बनाया गया है। ये यहाँ से पेशवाओं का राजनीति में हस्तक्षेप सबसे ज़्यादा होना शुरू हो गया था। ठीक है, और पेशवाओं के कालक्रम में हमने देखा था सबसे पहला पेशवा हमने देखा था बालाजी विश्वनाथ। इनका कार्यकाल था 1713 से 20 तक। ठीक, दूसरा प्रमुख पेशवा है बालाजी विश्वनाथ पहले हैं, सेकंड है बाजीराव प्रथम। 1720 से लेकर के 40 तक। तीसरे जो हैं ये हैं बाजीराव। ठीक है, ये है बालाजी बाजीराव। 1740 से लेकर के 1761 के आसपास तक ये शासन करते हैं, 1740 से लेकर के 61 तक। ठीक है, लास्ट क्लास में हम किसके बारे में देख चुके थे, फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर चुके थे। बालाजी विश्वनाथ, जिसने फर्रुखसियार के साथ एक समझौता किया था, जिसको कि मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके अधीन एक कंडीशन लिखा गया था कि शाहू जी जो हैं वो 12 लाख रुपए प्रतिवर्ष मुगल शासक को अदा करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा बाजीराव प्रथम, इसके समय में हमने एक संधि देखा था, मुंशी शेगांव की संधि। ठीक है, इसके अलावा नादिर शाह का आक्रमण और औरंगजेब की मृत्यु भी इसी के समय में हुई थी। ठीक है, इसके अलावा नादिर शाह का आक्रमण हमने देख लिया था। ठीक, और हाँ, एक और चीज़ थी यहाँ पे, मस्तानी नाम की महिला के साथ इनका संबंध था, ये एक मुस्लिम नर्तकी थी। ठीक है, इतनी चीज़ें हम यहाँ पर देख चुके थे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण चीज़ है बालाजी बाजीराव के बारे में। बालाजी बाजीराव तीसरे प्रमुख पेशवा हुए हैं, इनके बारे में अब देखते चलेंगे। इनका एक दूसरा नाम या इनका निक नेम कह सकते हैं, इनको नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता था। नाना साहेब, बालाजी बाजीराव को नाना साहेब के नाम से भी जानते थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ये जो मस्तानी नाम की महिला थी, ठीक है, बाजीराव प्रथम के साथ में इस मस्तानी नाम की महिला को कैद करवा लिया। मस्तानी को कैद करवाया। ठीक, दूसरी चीज़,
इन्होंने इन्हीं के समय में कह सकते हैं कि पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। ठीक, अब ये पानीपत का तृतीय युद्ध है, तो इससे पहले 2 युद्ध हो चुके हैं। ठीक है, ये युद्ध हम देख चुके हैं। कब कब हुआ था, याद कीजिए। पहला युद्ध कब हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध आप याद करेंगे 1526 के आसपास हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। याद है, लोदी वंश का आखिरी शासक इब्राहिम लोदी बाबर के साथ में युद्ध करता है। ठीक है, और उसके बाद में बाबर को यहाँ पे गद्दी प्राप्त हो जाती है। ठीक, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। इसके बाद में पानीपत का द्वितीय युद्ध याद कीजिए कब हुआ है? 1556 अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें हेमू की मृत्यु हो जाती है और अकबर विजयी होता है। पानीपत प्रथम में बाबर विजयी हुआ, पानीपत द्वितीय में अकबर विजयी हुआ, और नेक्स्ट हम देखने वाले हैं पानीपत का तृतीय युद्ध किस पेशवा के समय में हो रहा है? बालाजी बाजीराव के समय में। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हो रहा है। किनके बीच में हो रहा है? पानीपत का तृतीय युद्ध है मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अहमद शाह अब्दाली, मराठा और अब्दाली के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध हो रहा है। ठीक है, अब इस थर्ड वॉर ऑफ पानीपत में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसको देखेंगे। ये जो अहमद शाह अब्दाली था, ये कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान वाले एरिया से भारत की तरफ आ रहा था। ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य था भारत में धन लूटना। ठीक, तो अहमद शाह अब्दाली जो है वो अफ़गानिस्तान से भारत आ रहा था धन लूटने के लिए। वो देखता है कि दिल्ली पे अभी फ़िलहाल कोई योग्य शासक नहीं है। ठीक, तो वो दिल्ली कब जाना चाहता था, और इधर दक्षिण की तरफ जो मराठा थे ये पूरे क्षेत्र पर अपना अधिकार करना चाहते थे। इसी दौरान यहाँ पे मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत में युद्ध शुरू हो जाता है, और इस युद्ध में मराठों की पराजय होती है। अहमद शाह अब्दाली इस युद्ध में जीत जाता है। ठीक है, और यहीं पे बालाजी बाजीराव की 1761 में मृत्यु हो जाती है। ठीक, अब यहाँ पे एक और चीज़ याद रखेंगे, बालाजी बाजीराव जो थे इन्होंने पानीपत तृतीय से पहले भी कुछ संधियाँ की थी जो कि महत्वपूर्ण है एग्जाम के हिसाब से। ठीक, इनको यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ठीक, पानीपत तृतीय में कौन पराजित हुआ? मराठा पराजित हुए, अहमद शाह अब्दाली की विजय होती है। ठीक है, साथ ही बालाजी बाजीराव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण संधियाँ हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको नोट कर लेते हैं। इन्होंने क्या किया था? बालाजी बाजीराव ने, भाई अब पेशवा जो है वो काफ़ी मजबूत हो गए हैं, लेकिन अभी भी जो छत्रपति है या जो राजा है, मराठा जो राजा है, उनका पद तो बना हुआ है। इन्होंने अपने ही राजा, इस समय राजा कौन थे? राजा राम द्वितीय। जिस समय बालाजी बाजीराव पेशवा के रूप में काम कर रहे थे, उस समय मराठा डायनेस्टी के, मराठा साम्राज्य के किंग थे राजा राम द्वितीय। इनके साथ में एक संधि किया था। ठीक है, राजा राम द्वितीय के साथ संधि किसने किया था? बालाजी बाजीराव ने। किसके साथ किया था? अपने ही किंग राजा राम द्वितीय के साथ में। इस संधि की शर्तों में सबसे प्रमुख शर्त क्या थी? कि मराठा साम्राज्य के सभी अधिकार पेशवा के हाथ में चले जाएंगे। ठीक है, संधि की शर्त में सबसे प्रमुख बिंदु क्या था? सभी राजनीतिक अधिकार पेशवा को हस्तांतरित। ठीक है, राजा राम द्वितीय के साथ में ये जो संधि हुआ है इसको कहा जाता है संगोला की संधि। क्या कहते हैं इसको? इसका नाम है संगोला की संधि।
इसे नाम दिया गया है संगोला की संधि। ठीक है, संगोला की संधि किसके बीच हुई है? राजा राम द्वितीय और बालाजी बाजीराव के बीच में। ठीक, इसमें क्या कंडीशन रखा गया कि सभी राजनीतिक अधिकार पेशवा को दे दिए जाएंगे। मतलब पेशवा ही अब नया राजा बन गया है कह सकते हैं, लेकिन उनका जो उनके जो पोस्ट या डिजिग्नेशन का नाम है वो पेशवा बना रहता है। ठीक है, अल्टीमेटली शासन पर अधिकार पेशवाओं का ही रहता है, राजा के रूप में शासन नहीं करते हैं। ठीक है, सिम्बॉलिकली राजा का पद या छत्रपति का पद बना रहता है, लेकिन वास्तविक जो शासन है वो अभी पेशवाओं के हाथ में चली गई होती है। साथ ही इन्होंने एक और संधि किया है, दक्षिण की तरफ इन्होंने मूव करना शुरू किया और उस समय हैदराबाद की तरफ भी इन्होंने युद्ध किए थे बालाजी बाजीराव ने। इस समय हैदराबाद के निज़ाम के साथ इन्होंने एक संधि किया था, झलकी की संधि। ठीक है, झलकी की संधि किसके साथ हुआ था? हैदराबाद के निज़ाम के साथ। ठीक है, इनको भी ये टैक्स देने के लिए मजबूर करते हैं, उनके साम्राज्य में हस्तक्षेप करना शुरू करते हैं। तो झलकी की संधि किसके साथ हुआ है? हैदराबाद के निज़ाम के साथ में। संगोला की संधि किया है राजा राम द्वितीय के साथ में। राजा राम द्वितीय इन्हीं के किंग थे। ठीक है, तो बालाजी बाजीराव के बारे में ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी और अंततः इनकी मृत्यु हो जाती है पानीपत के तृतीय युद्ध में। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई है 23 जून 1761 को। ठीक, इस समय इनकी मृत्यु हो गई है। फाइन, अब इसके बाद में बालाजी बाजीराव के बाद में अगले जो पेशवा होंगे इनका नाम है माधवराव प्रथम। माधवराव प्रथम ये भी अल्पायु में पेशवा बन गए थे और इनके समय में शासन को संभालने के लिए एक परिषद का गठन किया गया था। इसको कहा जाता है 12 भाई परिषद। असल में ये 12 मंत्रियों ने इसका शासन संभाला हुआ था, इसीलिए इसको कहा जाता है 12 भाई परिषद। 1761 से लेकर के 1772 तक इनका शासन था। 1761 से लेकर के 1772 तक। ठीक, इनका शासन किसने संभाला हुआ था? तो 12 लोगों की एक मंत्री परिषद थी, इसको कहा जाता है 12 भाई परिषद। बारह मंत्रियों की एक परिषद थी, इसको कहा गया है 12 भाई परिषद। इन्होंने इसका शासन संभाला हुआ था। इस 12 मंत्रियों में 2 नाम बहुत प्रसिद्ध हैं। एक है नाना फडणवीस, नाना साहेब अलग हैं, ये है नाना फडणवीस। और एक व्यक्ति हैं इसी 12 में से महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया शाहू जी जब राजा थे इसी समय उन्होंने क्या किया था, अपना पूरा मराठा साम्राज्य कई शाखाओं में बांट दिया था। ठीक है, क्षेत्रीय शाखाओं में बांट दिया था। ठीक है, ये भी आप यहीं पे देख लो, जैसे ये नाम ये यहाँ पे एक आया सिंधिया करके, इसका मतलब है कि ये सिंधिया जो है वो किसी विशेष क्षेत्र में शासन कर रहे थे। ठीक, इसको देख लीजिए, यहीं पे ये एक मिसलिनियस पॉइंट है कि कौन कौन से क्षेत्र पे कौन कौन शासन कर रहे थे। ये पूरा विभाजन किसने किया था? शाहू जी ने। ठीक, शाहू जी के द्वारा क्या किया गया था, अपना पूरा साम्राज्य बहुत सारे स्मॉल यूनिट्स में या छोटे छोटे प्रांतों में बांट दिया था और उस प्रांत में काम करने वाले लोगों को विशेष पद नाम दिया गया था। जैसे कि पुणे में काम करने वाले को पेशवा कहा जाता था, नागपुर में काम करने वाले को भोसले, ग्वालियर वालों को सिंधिया कहा जाता था। ठीक है, ये नाम आया ना यहाँ पे महादजी सिंधिया, तो ग्वालियर की तरफ से ग्वालियर से संबंधित थे। इंदौर वालों को होलकर कहा जाता था, बड़ोदरा वालों को या गुजरात वालों को गायकवाड़ कहा जाता था। ये सभी जो विभाजन है वो शाहू जी के समय में ही किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा शाहू जी द्वारा विभाजित ये क्या है, क्षेत्रीय शाखाएं हैं।
जो मराठा साम्राज्य था उसकी क्षेत्रीय शाखाएं हैं। इन शाखाओं में प्रमुख रूप से कौन कौन से थे, इनको थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे। पुणे में जो काम कर रहे थे इनको कहा जाता था पेशवा। पुणे में पेशवा। गुजरात वाले क्षेत्र में, गुजरात या कई किताबों में आपको बड़ोदरा के नाम से मिलेगा, तो बड़ोदरा गुजरात दोनों एक ही हैं। गुजरात में थे गायकवाड़। इंदौर में थे होलकर। इंदौर में थे होलकर। और क्या बचा, नागपुर। नागपुर में थे भोसले। नागपुर में शासन का जो बागडोर है वो भोसले लोगों के हाथ में था। एक रह गया है सतारा। सतारा में जो काम कर रहे थे स्वयं छत्रपति। छत्रपति किसको कहा जाता था, ये राजा के लिए यूज होता था छत्रपति, मतलब सतारा में छत्रपति या राजा का शासन था। और एक है ग्वालियर। ग्वालियर में सिंधिया। ठीक। साहू जी जो कि स्वयं छत्रपति थे, इन्होंने ये सारा विभाजन किया था, मतलब एरिया डिवाइड कर दिया था। पुणे में काम करने वाले, पुणे के जो प्रमुख थे इनको पेशवा कहा गया। गुजरात में गायकवाड़, इंदौर में होलकर, नागपुर में भोसले और ग्वालियर में सिंधिया। ठीक है। सतारा में जो काम कर रहे थे स्वयं राजा, जिनको कि छत्रपति की उपाधि दी गई थी। ये सारा विभाजन किसके समय में हुआ था, शाहू जी के समय में। ठीक है। नेक्स्ट, ये तो हो गया क्षेत्रीय शाखाओं के बारे में। हम बात कर रहे थे पेशवा माधवराव प्रथम के बारे में। माधवराव प्रथम अल्पवयस्क थे, इसीलिए इनके शासन को संभालने के लिए 12 लोगों की एक मंत्रिपरिषद थी, जिसको कि 12 भाई परिषद के नाम से जानते थे। इसके 2 प्रमुख व्यक्ति थे, नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया। ठीक। इनके बारे में एक महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, कोई बहुत विशेष काम तो इनके समय में नहीं हुए थे, अल्पायु थे, लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है 1772 में टीबी से या क्षय रोग से। क्षय रोग से इनकी मृत्यु, क्षय रोग की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। और अपने कार्यकाल के दौरान ये बहुत कोई विशेष काम नहीं कर पाए थे। इसके बाद में अगले जो पेशवा बनते हैं, इनका नाम है नारायण राव। नारायण राव। सत्रह सौ 72 से लेकर के 73 तक, बहुत कम समय के लिए। जैसे जैसे शासन में अयोग्य व्यक्ति आने या वंशानुगत पद वंशानुगत होने की वजह से क्या होता है कि जो व्यक्ति योग्य नहीं है उसको भी शासन की बागडोर मिलती चली जाती है। जैसे कि मुगलों के साथ हुआ है, जैसे कि आपका मराठों के साथ हुआ है, वैसे ही पेशवाओं के साथ भी होना शुरू हो गया था। ठीक है। जो व्यक्ति बहुत योग्य नहीं है उसको भी यहाँ पे पेशवा का पद मिलना शुरू हो गया था। ठीक है। तो यहाँ पे नारायण राव प्रथम ये पेशवा बनते हैं, और पेशवा बनने के साथ ही इनकी 1 साल के भीतर ही इनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है। अब ये इनकी हत्या किसने की थी, तो इसके चाचा थे, नारायण राव के चाचा थे, इनका नाम है रघुनाथ राव। रघुनाथ राव ये कौन थे, नारायण राव के चाचा थे। इन्होंने हत्या कर दी, नारायण राव की हत्या कर दी, नारायण राव के द्वारा हत्या। ठीक है। नारायण राव की हत्या कर दी, और ये कोशिश कर रहा था कि स्वयं इसको गद्दी मिल जाए, पर गद्दी मिलना इसको संभव नहीं हो पाया। ठीक। उसके बाद में अगले जो व्यक्ति हैं माधव नारायण राव। माधव नारायण राव, इनको
यहाँ पे शासन की बागडोर मिलती है, मतलब ये अगले पेशवा बनते हैं। 1774 से लेकर के 95 तक इनको पेशवा का पद मिलता है। 1774 से लेकर के 1795 तक ये जो है पेशवा के पद पर बने रहे। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनको देखते हैं। नारायण राव जो थे माधव नारायण राव जो थे, इनके समय में नाना फडणवीस ने ही 12 भाई परिषद नाम के एक दल का गठन किया था। और यही जो दल था उसने क्या किया था, माधवराव प्रथम को सपोर्ट प्रोवाइड किया था उनके शासन के दौरान में। ठीक है, अब इन्हीं के समय में एक व्यक्ति था रघुनाथ राव, इसने नारायण राव की हत्या करवा दी थी। ये जो पेशवा थे इनके पहले, माधव नारायण राव से पहले जो पेशवा थे इनकी हत्या करवा दी थी रघुनाथ राव ने। और ये रघुनाथ राव अभी भी इस सभा में काम कर रहा था। जब माधव नारायण राव पेशवा बने हैं उस समय भी रघुनाथ राव जो है वो कार्यरत था। ठीक, अब क्योंकि मैंने बताया कि रघुनाथ राव की इच्छा क्या रही होगी, पेशवा बनना चाहता था, इसीलिए इसने हत्या करवाया था। लेकिन क्योंकि अभी भी ये पेशवा नहीं बन पाया था, अगला पेशवा कौन बन गया, माधव नारायण राव। अब यहीं पे ये जो रघुनाथ राव है, रघुनाथ राव किताबों में ये आपको राघोबा के नाम से भी मिलेंगे, राघोबा, राघोबा। ठीक है, तो ये जो रघुनाथ राव है ये अंग्रेजों के खेमे में चला गया, अंग्रेजों की शरण में चला गया। ठीक है, मतलब उनसे हेल्प लेना शुरू कर लिया कि जैसे तैसे उनको पेशवा बनने का मौका मिल जाए। ठीक है, अब इसी समय इसने क्या किया, अंग्रेजों की जब शरण में गया है, मतलब राघोबा और अंग्रेजों के बीच में एक संधि हुई है, इसे कहा जाता है सूरत की संधि। ठीक है, सूरत में मतलब गुजरात में अंग्रेजों से मिलते हैं, वहीं पर एक संधि की जाती है, इसको कहा जाता है सूरत की संधि। ठीक, और अंग्रेजों के साथ मिल करके ये क्या करते हैं, पुणे पर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं। पुणे पर कौन शासन कर रहे हैं, पेशवा लोग। पेशवाओं के क्षेत्र में ही आक्रमण करेंगे तब पेशवा बन पाएंगे। इनको अगर राजा बनना होगा तो सतारा वाले क्षेत्र में आक्रमण करेंगे, पर वहाँ इनको क्योंकि बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं है अभी उस क्षेत्र में शासन करने की, क्योंकि राजा को लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं। अगर ये स्वयं राजा बनने की ताक में वहाँ पे अगर आक्रमण कर भी देते हैं तो लोग इनको राजा के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन पुणे में क्योंकि पेशवा थे, पेशवा बनने की कोई भी उम्मीदवारी प्रस्तुत कर सकता था, इसीलिए इन्होंने क्या किया, पुणे में अंग्रेजों की मदद से आक्रमण करने की योजना बनाई। ठीक है, लेकिन आक्रमण करने की योजना तो बनाई थी, पर इस समय जो गवर्नर जनरल थे इनसे अनुमति नहीं मिल पाया इनको आक्रमण करने का, और ये जो प्लान था वो असफल हो जाता है। ठीक, अब इसी दौरान याद रखेंगे अंग्रेजों और मराठा शासन के बीच में युद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। अब इस युद्ध के कई सारे रीज़न थे। अंग्रेज मराठों से टैक्स ज़्यादा वसूलना चाहते थे, वो टैक्स वसूल नहीं पा रहे थे, बल्कि मराठे जो हैं वो अंग्रेज़ों के क्षेत्र में ज़्यादा कब्जा करते जा रहे थे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे रीजंस थे जिनकी वजह से अंग्रेज़ों और मराठों के बीच में युद्ध होने शुरू हो गए थे। ठीक है, अंग्रेज़ों और मराठों के बीच में लगभग 3 प्रमुख युद्ध होते हैं, जिनको कि हम आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जानते हैं। इनको हम एक एक करके देखेंगे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। इन युद्धों के ये युद्ध कब हुए, इनके कारण क्या थे, और ये युद्ध किन संधि के द्वारा समाप्त हुए, ये तीनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो फिलहाल हम चल रहे हैं अपने पेशवाओं के क्रम में। तो यहाँ पे माधव नारायण राव, इनके समय की महत्वपूर्ण घटना क्या थी, रघुनाथ राव अंग्रेजों के साथ मिल गए और यहाँ पे सूरत की संधि कर लिया था। सूरत की संधि के बाद में इनका प्लान क्या था, पुणे में आक्रमण करने का प्लान था, पर वो फेल हो गया। लेकिन ये प्लान फेल होने के बावजूद भी अंग्रेजों और मराठों के बीच में युद्ध प्रारंभ हो गए थे। ठीक है, जिनको आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जानते हैं। अब इसी समय ये जो
माधव नारायण राव हैं, इनकी मृत्यु के बाद में जो अगले पेशवा बनते हैं इनका नाम है बाजीराव द्वितीय। ठीक है, इनका नाम क्या है? बाजीराव द्वितीय। यही हमारे आखिरी पेशवा होंगे। अगले पेशवा हैं बाजीराव द्वितीय, ये है अंतिम पेशवा। अंतिम पेशवा। इसके बाद में जो पूरा शासन है वो किसके अंडर आ जाता है? ब्रिटिश शासन या अंग्रेजों के अधीन आ जाएगा। ठीक, बाजीराव द्वितीय के बारे में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं? सबसे पहली चीज़ ये है रघुनाथ राव का पुत्र। फिर से थोड़ा सा याद कीजिएगा, रघुनाथ राव की चर्चा की थी मैंने नारायण राव प्रथम के टाइम पे। नारायण राव प्रथम, उसका चाचा था रघुनाथ राव। रघुनाथ राव जो है वो अपने भतीजे की हत्या, मतलब नारायण राव की हत्या करवा करके स्वयं पेशवा बनना चाहता था, लेकिन उसकी जगह पे एक नया पेशवा आ गया, माधव नारायण राव। माधव नारायण राव के टाइम पे भी ये अपना जो इच्छा था पेशवा बनने का, उसको कंट्रोल नहीं कर पाया और जा कर के अंग्रेज़ों के साथ मिल जाता है। अब अंग्रेज़ों के साथ मिलने के बाद भी इसको पेशवा का पद नहीं मिल पाता है, क्योंकि कोई युद्ध जो प्लान था वो अनुमति न मिलने की वजह से फेल हो जाता है, मतलब युद्ध शुरू ही नहीं हो पाता है इसी वजह से। और क्योंकि भविष्य में आगे चल करके इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनका जो पुत्र है रघुनाथ राव का जो पुत्र है बाजीराव द्वितीय, इसको मौका मिलता है पेशवा बनने का। ठीक है, तो बाजीराव द्वितीय रघुनाथ राव का पुत्र है और अंतिम पेशवा है। अब यहीं पे याद रखेंगे, बाजीराव द्वितीय के समय में भी आंग्ल मराठा युद्ध होना कंटिन्यू थे। ठीक, इसके समय में द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संपन्न होता है। सेकंड एंड थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध, फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध या अंग्रेज़ों और मराठों के बीच जो युद्ध है वो कब हुआ था? माधव नारायण राव के समय में। बाजीराव द्वितीय के समय में सेकंड और थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध संपन्न हो जाता है। और इसी युद्ध के बाद में जो अंतिम युद्ध है, थर्ड युद्ध है, उसके बाद में क्योंकि मराठों की शक्ति कमज़ोर हो चुकी थी, इसी वजह से यहाँ पे अंग्रेज़ों के गवर्नर थे यहाँ पे लॉर्ड वेलेस्ली। इनके साथ में एक संधि करनी पड़ जाती इनको, इसका नाम है सहायक संधि। ठीक, और ये सहायक संधि के बारे में आपको पता है कि जो भी राज्य होगा जो सहायक संधि स्वीकार करेगा, उन्हें अपने यहाँ एक ब्रिटिश फ़ौज तैनात करनी पड़ती है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिशर जो है वो इस फ़ौज के द्वारा पूरी शक्ति को या पूरे राजा और उसके साम्राज्य को कंट्रोल करने का प्रयास करते थे। ठीक है, उनको लालच क्या दिया जाता था? उनको ऐसा लालच दिया जाता था कि ये जो सेना आपके दरबार में या आपके साम्राज्य में तैनात है, वो आवश्यकता पड़ने पर आपके पक्ष में युद्ध करेगी, आपके तरफ हो करके युद्ध करेगी। लेकिन एक्चुअल में वो सेना क्या करती थी? वहाँ की सारी खुफिया जानकारी अंग्रेज़ों तक पहुँचाती थी और कंट्रोल रखने का प्रयास करती थी प्रशासन के ऊपर। ठीक है, तो जो भी राज्य सहायक संधि स्वीकार करता था वो अंतिम रूप से कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों की सत्ता स्वीकार कर लेता था। ठीक है, तो बाजीराव द्वितीय के समय में ही इन्होंने सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। ठीक, और साथ ही तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में पराजित होने की वजह से इनको पेंशन देकर कानपुर भेज दिया गया था। इनको पेंशन देकर कानपुर भेज दिया गया था। कानपुर भेजा गया किसको? बाजीराव द्वितीय को। ठीक, ये पेंशन वाला सिस्टम क्या था भाई? जो राजा है या पेशवा है, जब तक अपने साम्राज्य में इनका स्वयं का अधिकार होता है तब तक ये क्या करते हैं? लोगों से टैक्स कलेक्ट करते हैं। टैक्स का पैसा फिर साम्राज्य के विस्तार के लिए या अपनी पर्सनल ज़रूरतों के लिए,
ठीक है। कुछ नए निर्माण कार्य हैं, पुनरुद्धार वाले कार्य हैं, पब्लिक डेवलपमेंट के लिए काम है, वो सब में खर्च करते थे सारा टैक्स का पैसा। लेकिन जब इनके पास ये युद्ध हार गए हैं, तब इनको ना तो राजा बनने का मौका मिलेगा, ना पेशवा बनने का मौका मिलेगा। सारी की सारी शक्ति किसके पास में है? अंग्रेज़ों के पास में। अब अंग्रेज चाहते हैं कि ये जो है वो उसका राज्य छोड़ करके चले जाएँ, ठीक है, क्योंकि जब तक ये राज्य में रहेंगे मतलब विद्रोह की गुंजाइश बनी रहेगी, लोग इनके पक्ष में खड़े होकर के विद्रोह शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक लंबे समय तक अगर ये राज्य से बाहर हों, मतलब इनका चेहरा कोई देख ही नहीं पाएगा, तो उनके मन में मोटिवेशन ही नहीं रहेगा अब किसी अपने राजा के लिए काम करने का, ठीक है। तो इसीलिए कोशिश की जाती थी कि जो भी व्यक्ति अंग्रेज़ों से युद्ध में हार गया है उन्हें उनके राज्य से दूर कहीं भेज दिया जाए, ताकि लोग उनको देख ही ना पाएँ। जब तक उनको मतलब 5 साल 10 साल तक अगर इनको लोग देखेंगे नहीं तो भूल जाते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति हुआ करता था, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे बाजीराव द्वितीय को भी पेंशन दे करके इन्होंने कानपुर भेज दिया था, ठीक है। मतलब महाराष्ट्र वाले एरिया से इनको यूपी वाले एरिया में भेज दिया गया था, ठीक। अपना खर्चा चलाने के लिए इनको छोटी सी राशि पेंशन के रूप में दे दी जाती थी। और इसके बाद में एक और चीज़ है, इनके समय में ही एक और संधि बड़ी फेमस है, 1802 के आसपास की ये संधि है। इसका नाम है बेसिन की संधि। ये भी अंग्रेज़ों और मराठों के बीच में हुई थी, बेसिन की संधि, ठीक। ये पूरी संधि होने के बाद में जो फाइनल थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था, उसी के वजह से इनको कानपुर भेजा गया था पेंशन दे करके, ठीक। तो ये जो सारे युद्ध थे बाजीराव द्वितीय के समय में महत्वपूर्ण है। और इसके बाद में हम एक क्रम देख लेते हैं, प्रमुख आंग्ल मराठा युद्ध कौन कौन से थे, कौन से संधियों के द्वारा इनको समाप्त किया गया था। अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रमुख या तीनों जो आंग्ल मराठा युद्ध हैं, इनमें कौन कौन सी पार्टीज़ इन्वॉल्व थी, साथ ही इन युद्धों का परिणाम क्या निकला, कौन कौन सी प्रमुख संधियां हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध में सबसे पहला है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ये कब से कब तक हुआ है? 1775 से लेकर के 1782 तक। इस दौरान मराठा पेशवा कौन थे? इस समय मराठा पेशवा थे पेशवा माधव नारायण राव। ठीक है। ये युद्ध किन के बीच में हुआ है? जाहिर सी बात है अंग्रेज़ों और मराठों के बीच में। इस युद्ध का कारण क्या था? इस युद्ध के कारण क्या थे? देखिए, ब्रिटिशर्स या अंग्रेज जो चाहते थे कि जो भी एरिया अच्छा रेवेन्यू वाला है वो उनको मिल जाए। उसी तरीके से जो पश्चिम भारत का हिस्सा है महाराष्ट्र वाला, आज भी आपको पता है कपास के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी वहाँ पे बहुत उपजाऊ होती है कपास के उत्पादन के लिए। तो ये कपास उत्पादन वाले क्षेत्र पर अंग्रेज जो है वो कब्जा करना चाहते थे। साथ ही पहला रीज़न क्या था? क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार। मराठा जो क्षेत्र था उस पर अधिकार करना चाहते थे। दूसरा है उत्तराधिकार के मामले में हस्तक्षेप करना। उत्तराधिकार मामले में हस्तक्षेप। कौन पेशवा बनेगा, कौन राजा बनेगा, इस मामले में भी अंग्रेज अपना
मत रखना शुरू कर चुके थे, वहाँ पे भी इनका हस्तक्षेप शुरू हो गया था। ये प्रमुख वजह थे जिनके कारण प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किया गया। ठीक है, और इसी दौरान आपको पता है रघुनाथ राव या जो रघोबा थे, ये अंग्रेज़ों के पास चले गए थे और अंग्रेज़ों से इन्होंने सूरत की संधि की थी। सूरत की संधि में इन्होंने एक शर्त मान लिया था कि जो अंग्रेज़ हैं उनके हस्तक्षेप से अब हम अगले पेशवा को नियुक्त करेंगे, लेकिन जो पेशवा पहले से कार्यरत थे वो इस संधि को स्वीकार नहीं करते हैं। फलस्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। इस युद्ध का परिणाम क्या निकला, परिणाम या संधि कौन कौन सी हुई है? तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, अब अंग्रेज़ जो है वो धीरे धीरे पावरफुल पोजीशन पे आ गए हैं, तो अंग्रेज़ों की जीत होती है। साथ ही अंग्रेज़ों को इस जीत के बदौलत सालसेट द्वीप, मुंबई जहाँ पे बसा हुआ है, सालसेट द्वीप और एलिफेंटा द्वीप, एलिफेंटा द्वीप, इन पर अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हो गया। ये दोनों द्वीप उन्होंने अपने कब्ज़े में ले लिए। और ये जो युद्ध है 1782 में एक संधि होती है, इसका नाम है सालबाई की संधि। सालबाई की संधि, इस संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध संपन्न होता है, मतलब ख़त्म होता है। ठीक है, तो ये युद्ध, ये संधि है, इसका नाम याद रखेंगे, सालबाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। इसके बाद में कुछ समय तक अंग्रेज अपनी शक्ति फिर से इकट्ठा करते हैं और जल्दी ही कुछ आरोप लगाकर से दूसरी बार मराठों के ऊपर युद्ध कर देते हैं। ठीक है, आप यही देखेंगे कि अंग्रेज़ों ने भारत में जो इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया, इसके पीछे इनकी एक नीति है। इस नीति को कहते हैं युद्ध विराम युद्ध। ठीक है, इस नीति को हम कहते हैं युद्ध, कुछ समय के लिए विराम और फिर युद्ध। कोई भी शासन या कोई भी शक्ति बहुत लंबे समय तक युद्ध नहीं कर पाएगी। ठीक है, उनको युद्ध के लिए जो ज़रूरी सामान है, सैनिकों की संख्या है, सैनिकों का मनोबल है, वो लंबे समय तक मेंटेन करना मुश्किल होता है। इसीलिए ये क्या करते थे, चाहे वो युद्ध में जीत रहे हों या हार रहे हों, दोनों ही कंडीशन में वो युद्ध विराम और युद्ध की नीति अपनाते थे। और ये नीति किसी भी देश के लिए अच्छी भी है। अगर आप क्षेत्र पे अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं तो ये नीति सबसे अच्छी मानी जाती है, युद्ध फिर विराम और फिर युद्ध। ठीक, आप कुछ समय के लिए युद्ध कीजिए, थोड़ा समय विराम कीजिए। विराम मतलब अपने शक्ति को फिर से इकट्ठा कीजिए, जो भी संसाधन कम हैं उनको फिर से वापस से इकट्ठे कीजिए और दोबारा सैनिकों का मनोबल बढ़ा करके फिर से युद्ध में कूद पड़िए। और एक बार दोबारा युद्ध होने के बाद में कुछ समय के लिए फिर से विराम लीजिए। यही नीति को कहा जाता है युद्ध विराम युद्ध। तो 1782 में अंग्रेज़ों ने फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध कंप्लीट किया। इसके बाद में 1803 से 1806 के बीच में दोबारा ये युद्ध में कूद पड़े। ठीक है, इसी को हम कहते हैं सेकंड एंग्लो मराठा युद्ध या द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, और इस समय पेशवा थे अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठीक है, बाजीराव द्वितीय इस समय पेशवा थे। इस युद्ध का कारण क्या था? कारण तो जनरली हम इतिहास में कई सारे निकालते हैं, पर एक कारण जो हमेशा बना रहेगा वो है अंग्रेज़ों की क्षेत्र विस्तार की नीति। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया कि सबसे पहली चीज़, पेशवा जो है वो ब्रिटेन से हेल्प मांग चुके थे। ठीक है, यहाँ पे जो रघोबा हैं वो अंग्रेज़ों से हेल्प मांग चुके थे। मतलब अब अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप प्रारंभ हो ही चुका था शासन में। यहाँ पे अंग्रेज़ ये भी देख रहे थे मराठों के बीच में आपसी संघर्ष होना भी शुरू हो गए थे। मराठों के बीच आपसी संघर्ष, जब योग्य शासक न हो
तो जो अयोग्य शासक हैं वो आपस में ही लड़ पड़ते हैं कि कौन राजा बनेगा, कौन पेशवा बनेगा। तो मराठों के बीच में आपसी संघर्ष शुरू हो गए थे। और अंग्रेज़ों के बारे में आपको पता है, फूट डालो शासन करो की नीति, ठीक है। जहाँ भी वो देखते हैं कि दो पक्ष आपस में लड़ रहे हैं, वहाँ पे जा कर के वो उस आपसी विवाद को सुलझाने के बहाने अपना शासन जमा लेते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो पहला कारण क्या था, मराठों के बीच में आपसी संघर्ष शुरू हो गया था। अंग्रेज क्या करेंगे, किसी एक पक्ष का साथ देने का प्रयास करेंगे और उस पक्ष के साथ में मिलकर सामने वाले पक्ष के साथ में युद्ध करेंगे और धीरे से क्या करेंगे, जिस पक्ष के साथ दिया था उन्होंने उसी के साथ विश्वासघात करके और इस तरीके से दोनों पक्षों को समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे दो पार्टीज आपस में लड़ाई कर रही हैं, ए वर्सेस बी। अंग्रेज क्या करेंगे, सबसे पहले ए का साथ दे देंगे, बी यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, बी को हरा देंगे, ठीक है। मतलब अंग्रेज़ों ने साथ दिया ए का और ए की मदद से ए जो है वो अंग्रेज़ों की मदद से बी को यहाँ पे अपने रास्ते से हटा देगा। अब बाद में ए जो है और अंग्रेज़ जो हैं उनके बीच में आपस में कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज़ों की हर बात मानने के लिए ए बाध्यकारी हो जाएगा। जब ये बात नहीं मानना चाहेगा तो फिर अंग्रेज़ इसके साथ युद्ध करेंगे, ठीक है। और अंग्रेज़ क्योंकि इसकी कमियों को जानते हैं, इसीलिए अब यहाँ पे ए भी एलिमिनेट हो जाएगा, बचेंगे कौन, अंग्रेज। इस तरीके से भारत में जहाँ जहाँ पे इन्होंने साम्राज्य विस्तार किया है वहाँ पे यही नीति इन्होंने अपनाई है। और यहाँ पे मराठों के बीच जो आपसी संघर्ष था उसमें भी इन्होंने एक पार्टी को सपोर्ट किया, दूसरी पार्टी को हराया, फिर पहली वाली पार्टी को जिसका साथ इन्होंने स्वयं दिया था उसको भी हरा दिया। इस तरीके से ये उनके आपसी संघर्ष का फ़ायदा उठाते चले गए, ठीक। इस युद्ध का परिणाम क्या निकला, इस युद्ध का परिणाम क्या रहा, इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुए और अब मराठों के जितने आसपास छोटे छोटे शासन थे, ठीक है, जैसे कि सिंधिया हो गए, होलकर हो गए, गायकवाड़ हो गए, इन सभी को भी इन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर लिया, ठीक। और यहीं पे दो संधियां की जाती है। मराठों के जो क्षेत्रीय वंश थे इनके साथ में इन्होंने कौन कौन सी संधि की, तो एक संधि है जिसका नाम है देवगांव की संधि, देवगांव की संधि, और एक संधि है सूरी अर्जन गांव की संधि, सूरी अर्जन गांव की संधि। ये दोनों ही संधियां की जाती है जिसके द्वारा आंग्ल मराठा द्वितीय युद्ध समाप्त होता है, ठीक। इसके बाद में थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध। इस युद्ध का जो समय काल है कह सकते हैं 1817 से लेकर के 1818। आखिरी जो पेशवा हैं उनका कार्यकाल भी लगभग 1818 के आसपास समाप्त हो जाता है। इस समय भी बाजीराव द्वितीय जो है वो पेशवा के रूप में काम कर रहे थे, बाजीराव द्वितीय पेशवा के रूप में काम कर रहे थे। ठीक है, और इस युद्ध के बाद में इनका जो पेशवा का पद है वो भी समाप्त हो जाता है, ठीक। अब इस युद्ध के प्रमुख कारण क्या हैं? सबसे प्रमुख कारण क्या है? मराठों के राज्य में सहायक संधि जो ये एक्सेप्ट कर चुके थे, उसी सहायक संधि की वजह से यहाँ पे ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया गया था। ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किए गए थे। अब ये ब्रिटिश रेजिडेंट क्या है भाई? जब सहायक संधि स्वीकार करेंगे तो कुछ ब्रिटिश अधिकारी जो हैं वो मराठों के ही राज्य के अंदर रह करके और उनको ऐसा एहसास दिलाएंगे कि वो उनकी हेल्प कर रहे हैं उनके कामकाज में। लेकिन ये जो अंग्रेज अधिकारी जो निवास कर रहे हैं उनके राज्य में, मराठों के राज्य में, वो उनके डे टू डे वर्क में हस्तक्षेप करते रहेंगे। वो सारा का सारा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अपने सीनियर्स को प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। अब ये ब्रिटिश रेसिडेंट हैं वो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगते हैं। किसके आंतरिक मामले में? मराठों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। आंतरिक मामले में हस्तक्षेप।
और सामान्य हस्तक्षेप कोई एक्सेप्ट सहन कर लेगा, लेकिन जब बहुत क्रिटिकल मामलों में आप हस्तक्षेप करेंगे तो कोई भी राजा या कोई भी पेशवा जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। यही कंडीशन आ गई थी बाजीराव द्वितीय के सामने में। ठीक, ब्रिटिशर्स इनके हर मामले में हस्तक्षेप करना शुरू कर चुके थे, और ये जो दिक्कत थी हस्तक्षेप वाली दिक्कत, इसी के फलस्वरूप ये जो थर्ड युद्ध है ये शुरू हो जाता है। ठीक है, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध इसका मुख्य रीज़न क्या था? ब्रिटिश रेसिडेंट द्वारा मराठों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना। और इसका परिणाम क्या निकला? आपस में युद्ध हुआ और इस युद्ध में पुनः अंग्रेज़ों की विजयी हो जाती, अंग्रेज जो है वो जीत जाते हैं। अब इस जीत के बदौलत इनको मराठों का पूरा साम्राज्य प्राप्त हो जाता है। ठीक, और यहीं पे जो परिणाम है इनको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले मराठों का साम्राज्य, पूरा मराठा साम्राज्य अंग्रेजों के अधीन आ गया। मराठा साम्राज्य अंग्रेजों के अधीन, ये इसका पहला परिणाम निकला। दूसरा परिणाम क्या है? कुछ मराठा जो ब्रांचेस थी, मराठाओं की अलग अलग टुकड़ियाँ अलग अलग जगहों पे शासन कर रही थी ना, उन्हीं में ही एक टुकड़ी थी सिंधिया। सिंधिया के जो क्षेत्र था, इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे पिंडारी, अब ये पिंडारी क्या होते हैं? तो ऐसे मराठा कह सकते हैं कि मराठा विद्रोही जो छोटे छोटे ग्रुप में छुप करके अंग्रेज़ों पर आक्रमण करते थे, इनको इन्होंने पिंडारी कहा था। तो जो लूट मार में बहुत माहिर होते थे। तो इन सिंधिया पर यह आरोप लगाया गया कि आप पिंडारियों का साथ देते हैं। ठीक है, और पिंडारियों का आरोप लगा करके सिंधिया से उनका राज्य छीन लिया गया। साथ ही एक प्रमुख युद्ध हुआ यहाँ पे, सीताबर्डी का युद्ध। सीताबर्डी नाम का एक जगह है महाराष्ट्र में। सीताबर्डी के युद्ध में इन्होंने पूरी मराठा शक्ति को कमज़ोर कर दिया, और यहीं पे जो अंतिम परिणाम है, जो लास्ट पेशवा हैं हमारे बाजीराव द्वितीय, इनको पेंशन दे करके कहाँ भेज दिया? कानपुर भेज दिया। इसके बाद पूरी की पूरी मराठा शक्ति लगभग समाप्त हो गई थी। जो नाम मात्र के शासन बचे थे वो अंग्रेज़ों के अधीन शासन कर रहे थे। पूरा मराठा साम्राज्य अंग्रेज़ों के कब्जे में आ चुका था। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे मराठा का भी अंत हो जाता है अंग्रेज़ों के कूटनीति की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि शिवाजी के उदय से लेकर के पेशवाओं और मराठा साम्राज्य का अंत किस तरीके से हुआ है। और इसके बाद में हम सीधे अब चलेंगे अपने आधुनिक भारत वाले टॉपिक में, मतलब विदेशी जो कंपनियां हैं उनका भारत में आगमन किस तरीके से हुआ, और इसके बाद में हमारा पूरा मॉडर्न हिस्ट्री वाला टॉपिक शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट हम अपना आधुनिक भारत ब्रिटिशर्स या यूरोपीय कंपनियों के आगमन से शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।